तो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप सबसे कि बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद हम लोग मिल रहे हैं। और आप में से बहुत ही स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर वीडियोस नहीं आ रहे हैं, रेगुलर आने चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। उन सब के लिए आई एम वेरी 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 सॉरी। तो इससे पहले कि हम आज के ये पॉलिटी के रिवीजन सेशन में आगे बढ़ें, कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत से बच्चे हैं जो बार बार पूछते रहते हैं, डाउट्स रहते हैं उनके रेकरिंग, और उनको डाउट्स रहते हैं। तो उनको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप फिर नए इस चैनल पे आए हैं और शुरू से कुछ शुरू कर रहे हैं तो चीज़ें आपको सिस्टमेटिकली कैसे करनी हो, कैसे समझ में आएंगी। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, 2023 और 2024 के स्ट्रेटजी वीडियो डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मैंने इस चैनल पर डाल रखी है। उसको बस समझ लेना है कि किस तरीके से उसमें पूरा ओवरव्यू इन डेप्थ मैंने समझा रखा है। क्या स्टैटिक का पोर्शन होता है, क्या करंट का होता है, स्टैटिक के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, करंट के कैसे बनते हैं। आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। दूसरा काम क्या करना है, जब ये हो जाए 2024 की सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी वीडियो की, उसके बाद आपको क्या करना है, 2019 से लेकर 2022 तक मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन ये 19-20 4 साल के करा रखे हैं। बस लास्ट इसका पार्ट बचा है, वो भी सैटरडे को आ जाएगा। शेड्यूल है, वीडियो पहले से बन चुकी है। ये इतनी चीज़ें जब आपकी हो जाती हैं, ठीक, ये प्री रिक्विजिट है इस चैनल पे मैं जिस तरीके से चीज़ें पढ़ा रहा हूँ समझने का। तीसरी चीज़ आपको करना है स्टैटिक कंप्लीट, ठीक। स्टैटिक के लिए भी मैंने टाइम टेबल डाल रखा है चैनल पे। उस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से ट्वीक कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। मैं पर डे का टाइम टेबल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हर किसी के अलग सर्कमस्टांसेस हैं, अलग चैलेंजेस हैं, अलग लेवल पे। कोई पहली बार कर चुका है, दूसरी बार कर चुका है, बट मोटा मोटा जो मेरी टाइमलाइन है उसके हिसाब से आपके सब्जेक्ट फिनिश हो जाने चाहिए। अगर कोई फर्स्ट टाइम वाला भी है तो उसको उस हिसाब से चलना होगा, ताकि सेकेंड टाइम से जब आपका रिवीजन शुरू होगा तो बाकी की वीडियोस अब उसलिए है ना कि जब आपने एक बार कोई चीज़ को गो थ्रू कर लिया, अब आप रिवीजन के दौर में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें प्लान की हैं मैंने वीडियोस की, है ना। अभी तो आपका मैं मान के चल रहा हूँ कि फर्स्ट रीडिंग चल रही है स्टैटिक की और आपको कुछ नहीं आता है, तो अभी से अगर आपने पॉलिटी कर लिया तो पॉलिटी के रिवीजन का बारी तो बाद में आएगी ना। तो इसलिए वो वीडियोस में डिले हो रहा था, एक बात। दूसरी बात, अब ये चीज़ हो गई, फिर इसी में करंट कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको दे ही रखी हैं, तो उसको आपको बस कुछ नहीं करना है, फॉलो करना है। करंट से लेके हर चीज़ मैंने वहाँ पे पहले ही सोच के रख दिया है। अब आप ये समझिए, सबसे पहली चीज़, मुझे पता है ये दौर ऐसा है कि भाई नर्वसनेस आती है, पैनिक आता है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसा लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे होंगे, पॉलिटी तो लग रहा होगा सर कुछ याद नहीं रह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, किसी के साथ नहीं होता, मेरे साथ भी, सबके साथ यही होता है। फर्स्ट रीडिंग तो आपको सिर्फ स्टोरी के फॉर्म में पढ़नी है, चाहे स्पेक्ट्रम हो, पॉलिटी हो, लक्ष्मीकांत। चीज़ें याद नहीं रहेगी, मान के चलो 5 से 10% ही रिटेन रहेगा, डज नॉट मैटर। सेकेंड रीडिंग जब आप एक हफ्ते में फिर लगाओगे, एक हफ्ता ख़त्म करते ही, तब आपको यहाँ पे चीज़ें 15 से 25% याद रहना शुरू होंगी। इतना भी अगर याद रह रहा है सेकेंड रीडिंग के बाद तो ये मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जब आप पीवाईक्यू कर लोगे और रट लोगे पीवाईक्यूज उतनी ही नॉलेज के साथ, जो बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है डिसहार्टन नहीं होना, उसे रट लेना है, बस काम यही है। जब आप रट लोगे और फिर थर्ड रिवीजन मारना शुरू करोगे, एक तो आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से यूपीएससी किन चीज़ों से पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, क्या नहीं पूछता है। फिर उन्हीं चीज़ों को फिर हाईलाइट भी करने लोगों के नोट्स में आपको पता होगा कि अच्छा फंडामेंटल राइट्स में ये चीज़ें पूछता है या कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें पूछता है, तब आपका बेटर रिवीजन होगा। तो किसी बच्चे का एक बार पढ़ के, दो बार पढ़ के चीज़ें याद नहीं रह रही, इस बात से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डज नॉट मैटर, उन चीज़ों में मत पढ़ो, ये नॉर्मल है। हमें क्या करना है, बस सिंसेरली सिलेबस को ख़त्म करना है, विद इन टाइम लिमिट करना है। ये नहीं करना है कि वर्ड टू वर्ड 200 पेज रटा ही होना चाहिए, जितना याद रहे ठीक, नहीं तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बिठा लेनी है, स्टोरी फॉर्म में चीज़ें समझनी है और कुछ नहीं करना है। इतना अगर आपका हो जाता है तो फिर वेल वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छे से आपका काम चलेगा। स्ट्रिक्टली बस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, बाकी मेरे एंड पे। अच्छा, बहुत से बच्चे सी सेट के लिए भी कहते हैं, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, टाइम टेबल में हमारे सी सेट कब शुरू हो रहा है, 14 फेब से। सी सेट में भी एक प्रायोरिटी होती है, सबसे डिफिकल्ट है कॉन्ट, उसके बाद एलआर बहुत ही इजी है और लेकिन अंडररेटेड है, लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, सारी एनर्जी या तो कॉन्ट पे डाल देते हैं या कॉम्प्रिहेंशन में डाल देते हैं, जबकि एलआर लो हैंगिंग फ्रूट है। इसको अगर इजी पकड़ लिया तो एक तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से भी, कॉन्ट से भी, और एक्यूरेसी भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, फिर कॉन्ट पे देना है, फिर कॉम्प्रिहेंशन पे देना है। देखिए कॉम्प्रिहेंशन ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा तो आपका 10 से 15 दिन में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि जब मैंने उसको 14 फेब से ही शुरू किया है
तो मैं 14 फेब के ही बाद उसकी वीडियो लाऊंगा ना। आप प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करोगे कि पहले बता दो बाद में बता दो, ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में चलना होता है। ये बस कट ऑफ निकालनी हो, कट ऑफ निकल जाएगी। मैंने 45 डेज की विंडो रखी है सीसेट की, तो उस दौर में हम उसको डिस्कस करेंगे। आई विल बी देयर फॉर यू, डोंट मतलब इतना पैनिक मत होइए। चीज़ें जब मैंने सॉर्ट आउट कर रखी हैं, बोल रखा है, तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, पूरा गाइडेंस प्रोवाइड होगा। अब बहुत से बच्चे क्या है भाई, टेलीग्राम में भी नहीं जुड़े, टेलीग्राम में 13 लोग हैं जिसमें से एक तो मैं खुद ही हूँ। तो फिर इससे ये भी लगता है कि आप मतलब पता नहीं आपके अंदर सीरियसनेस है नहीं है, तो वो चीज़ें भी मैटर कर जाती हैं। दूसरी बात, जितने भी बच्चे हैं कोशिश करो जो रेगुलर हैं कमेंट कमेंट करते हैं, भाई अपना ओरिजिनल नाम से कर दिया करो, मुझे पता ही नहीं चलता मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ कि रोबोट से बात कर रहा हूँ, मशीन से बात कर रहा हूँ, एआई से बात कर रहा हूँ। तो ऐसा तो लगे कि हाँ भाई मैं अपने रियल बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा मत किया करो, अपने नाम के साथ लिख दिया करो प्रेजेंट, या एक आध बार तो लगे तो पता तो चले हो कौन, पता ही नहीं चल रहा मैं किससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब बहुत ही ज़्यादा आज ज्ञान वाली बातें हो गई, तो अब अपने टॉपिक पर लौट के आते हैं। हमको क्या करना है आज के वीडियो में कि हमको आज ये देखना है कि रिवीजन किस तरीके से अप्रोप्रिएट तरीका होता है करने का। तो आज पॉलिटी के शुरू के कुछ चैप्टर्स लेंगे, एक ही नहीं, ताकि आपको आइडिया लग जाए, और सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम धीरे 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 सारे चैप्टर्स को ही कवर करने वाले हैं। तो ये कब आपके काम आएगी, जब आपकी फर्स्ट रिवीजन की बारी आएगी, लेकिन कंप्लीट हम इसको आज ही कर रहे हैं। तो हम लोग पहले ही बिफोर टाइम चल रहे हैं, इसीलिए मैंने अक्टूबर से प्रीलिम्स के वीडियो डालने शुरू कर दिए थे, जबकि तब बच्चा मेंस की तैयारी में होता है। तो आप उसकी टेंशन ही मत लीजिए, हम लोग ऑलरेडी बिफोर हैंड चल रहे हैं, सबसे बहुत आगे चल रहे हैं। तो उसी तरीके से जब मेंस की बारी आएगी तो आपके मेंस से पहले मेंस का कंटेंट आपका रेडी होगा यूट्यूब पे, उसकी टेंशन मत लीजिए यार, वो मैंने चीज़ें सोच रखी हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। अब जैसे ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट, शुरू के 2-3 चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल है, उनमें ज़्यादा कुछ छोड़ने का नहीं, फिर भी जैसे करना होता है उसको मैं हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि बहुत इसमें जब ये आप शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो कि यहाँ पे दीवानी राइट्स हुआ, बंगाल बिहार उड़ीसा से मिला, करियर ये सब है, टेरिटोरियल पावर, तो ये सब हिस्ट्री का पोर्शन है, ये सब हमें यहाँ से नहीं करना, ये सब वहाँ से होगा। अब मेन चीज़ क्या है, कंपनी रूल। कंपनी रूल की यहाँ से जो पढ़ने की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से एक एक वर्ड, जितने भी एक्ट्स हैं और उनके फीचर्स हैं, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। अब जैसे यहाँ पे ये रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसकी ये वाली लाइन मेरा ख्याल है 2019 में एज इट इज़ पूछी गई थी, इट रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये एक ऐसा फैक्ट है कि एग्जाम में आएगा तो आप गलत कर दोगे कि इट रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी, लेकिन क्योंकि अब आप ये पढ़ के जाओगे तो फिर इसको सही करोगे। तो ऐसा नहीं सब कुछ पढ़ना है, अब इस वीडियो में आप देखते जाओगे कि जितने भी एक्ट्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री के कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, उनके फीचर्स, सारे ही फीचर्स इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स पढ़ के जाने। कुछ फैक्ट्स उतना नहीं पूछा जाता, जैसे 1853 वाला उतना नहीं आता है, बट बाय एंड लार्ज हमें ये चीज़ें अच्छे से करनी है, ठीक है। अब जैसे कि ये देखते हैं, कंपनी रूल करना है, सब इंपॉर्टेंट है, फीचर्स जितने होते हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं, कि यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएट हुआ, ये सब हुआ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो है सबॉर्डिनेट बनाया गया, ये सब चीज़ें पीवाईक्यू में आ चुकी हैं जब आप लगाओगे, ठीक है। तो यही वाली बातें कि जितने भी एक्ट हैं और उनके जितने भी फीचर्स हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट हैं, कुछ छोड़ के नहीं जाना। साथ में थोड़ा टाइमलाइन का भी ध्यान रखेंगे, जैसे 1786 में कॉर्नवालिस आ गया। अब कॉर्नवालिस 1786 में आया, तो 1784 में परमानेंट सेटलमेंट भी आ गया। तो इसका मतलब दूसरी बात क्या है कि जब भी परमानेंट सेटलमेंट की बात होगी तो हमें पता होना चाहिए कि कॉर्नवालिस उस समय आ चुके थे। तो एक टाइमलाइन भी दिमाग में रखनी कि उस समय कौन से ये गवर्नर जनरल चल रहे थे, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी होती हैं, इनसे एलिमिनेशन बहुत ईजी हो जाता है। अब ये सारे चार्टर 1813 आपको पता है पूछा ही जाएगा। वन वे फ्री ट्रेड एक तरीके से शुरू हो गया था, है ना, बस खाली ट्रेड विद ओपियम और चाइना के साथ अलाउ किया था, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था, 1 लाख रुपए दे दिए, ये सारी चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। 1833 भी पूछा जाता है, जो वन वे फ्री ट्रेड में जो चाइना वाली चीज़ थी वो भी अपने हाथ में ले ली। 1853 के उतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट करके सब जाना है, इसमें कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। क्राउन रूल आया। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो वाली चीज़ बार बार पूछी जाती है। 1858 में, या इधर 1861 में, सॉरी हाँ, 1861 में जो बार बार चीज़ें पूछी जाती वो क्या पूछी जाती, एक तो रिप्रेजेंटेशन वाला काम शुरू हो गया इंडियंस को, दूसरी चीज़ बार बार पूछी जाती कि पोर्टफोलियो वाली बातें। तो पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ से हुआ, कौन थे इस समय गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय, कैनिंग, तो ये चीज़ें पूछी जाती। तो इसमें से कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप छोड़ सको, ठीक है। सेम चीज़ 1892 में बजट को और डिस्कस करने की पावर बढ़ा दी गई। 1909 तो पता ही है आपको, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से ज़्यादा कहने की बात ही नहीं। इस समय क्या आ गया,
तो भाई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गया है ना, मुस्लिम्स के लिए अलग से बोल दिया गया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, अलग से वोटिंग करवा देंगे, वो वाली बातें हो गई। ठीक है, तो 1990 में डायरची आ गया, ये सब पता होना चाहिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी आप नहीं छोड़ सकते हो। कम्युनल अवार्ड किसने दिया पता होना चाहिए, साइमन कमीशन को बॉयकॉट क्यों किया, इसके क्वेश्चंस बने PYQ में। ठीक है, कम्युनल अवार्ड दिया किसने, मैकडोनल्ड ने, फिर उसको पूना पैक्ट से कैसे गांधी जी ने निपटाया, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सको। हिमालयन ब्लंडर बोल दिया था बाद में अम्बेडकर ने। ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया 1935 आज दिन तक पूछा जाता है। रेजिडोरी पावर किसके पास गई, गवर्नर जनरल, ये सब यहाँ से निकल के आता है, यहीं से तीनों लिस्ट निकल के आई, फेडरल प्रोविंशियल, ये सब पे PYQ बन चुका है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सको, ये सब करके जाना है। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इससे उतने सवाल नहीं आते हैं, बट हमें इसके भी फीचर्स करके जाने हैं। अब ये चैप्टर ही ऐसा है कि क्या करोगे, इसमें ज़्यादा कुछ छोड़ नहीं सकते हो, तो सब कुछ करके जाना ही जाना है। अब ये जो मेंबर्स है, सब कुछ नहीं करके जा सकते हो और ये पॉसिबल भी नहीं है, बट ये है कि जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद, इतना कम से कम करके जाना कि इन तीनों का हमें पता रहे, ताकि हम कर सकें, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन बन जाए और इन तीनों में से कोई एक ना डाला जाए ऑप्शन में। ठीक, फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, अब वही बात है, कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया में भी नेहरू जी के पास क्या था, पटेल जी के पास क्या था, राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था, इतना करके जाना फॉर ऑब्वियस रीजन। वो प्रेसिडेंट है और पटेल जी तो जानते ही करंट गवर्नमेंट के फेवरेट है, और नेहरू जी तो नेहरू जी हैं। ठीक, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए। अब जैसे डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये पता होना चाहिए कि ये MN रॉय ने दिया था, तो यहाँ पे उतनी चीज़ें नहीं लगेंगी। ठीक है, इतना बस पता होना चाहिए। जैसे कंपोजिशन में आए, तो कंपोजिशन में पता है भाई कि टोटल स्ट्रेंथ 30 ये थी 389। अब एक एक डेटा, ये 296 था, 93, ये सब पूरा याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए मोटा मोटा बाय एंड लार्ज कि जब कंपोजिशन हो रहा था तो कुछ मेंबर्स इलेक्टेड थे, कुछ मेंबर नॉमिनेटेड थे। इलेक्टेड कहाँ से थे, प्रोविंशियल असेंबली से। नॉमिनेटेड कहाँ से थे, वो जो आप समझ रहे हो ना, रजवाड़े होते थे, प्रेसिडेंसीज वहाँ से। तो ये बाय एंड लार्ज एक बेसिक ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, बाकी बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर रिजर्वेशन तो लग ही रहा था, है ना, तो सीट्स एलोकेटेड जो थी 3 चीज़ों में थी, एक तो मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल, तो ये बस इतना पता होना चाहिए। एक बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अगर है तो पता चल जाएगा, लेकिन एक्ट वाली चीज़ों में सारे फीचर्स हमें पता होने चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पूछ लिया जाता है, तारीख ही पूछ ली जाती, तो वही बात है कि दिसंबर 30 पूछा जा चुका है, पूछ ली जाती नहीं, पूछा जा चुका है जब आप PYQ करोगे और नेहरू जी के नाम से, तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे हमारे लिए। 3 डेट दे के, 4 डेट दे के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बाकी चीज़ें इर्द गिर्द की अभी फिलहाल छोड़ दोगे, जो फीचर्स के अलावा जो उसी को सब्सटेंशिएट कर रही, पॉइंट्स खत्म, मतलब अब इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये सब नहीं है। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, इससे ऊपर वाले हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि ये 73, ये सब तो भाई बॉल बाय बॉल कमेंट्री जो हमें नहीं करनी, लेकिन जो फीचर्स होते हैं जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब वही बात है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कुछ बातें थी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर चुने गए थे। ठीक है, अब इसके बाद 2 ही 3 दिन के लिए चुने गए थे, फिर इसके बाद इनकी जगह पे वो आ गए थे, टेम्परेरी चेयरमैन की तरह चुने गए, फिर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए। 2 ही 3 दिन के लिए चुने गए थे, फिर राजेंद्र प्रसाद, इतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो पूछ चुका है, तो हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही पहले स्पीकर कौन, मावलंकर। अब ये नहीं भी याद करोगे ना तो ये PYQ से याद हो जाएगा, तो इसीलिए मैं कहता हूँ PYQ कर लोगे तो आधी समस्या तो वहीं से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये काम हो गया, ये भी हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब अगर ये सारी चीज़ें हम देखते चलें, चेंजेस बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इससे क्या हो गया। अब चेंजेस बाय इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कोई फीचर्स नहीं है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, ये उसने अपने हिसाब से जो भी राइटर हैं उन्होंने लिख दिया है, तो ये तुम नहीं भी पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा कुछ एज इट इज़ रटने वाली चीज़ नहीं, इसको तुम ऊपर ऊपर से कर दोगे तो चल जाएगा, लेकिन जो फीचर्स हैं एक्ट के वो वर्ड बाय वर्ड हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाली बातें होती हैं। अदर फंक्शंस परफॉर्म, तो ये सब तो चलता ही रहता है। अब क्वेश्चंस क्या बनते हैं कई बार कि रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप, तो ये पता होना चाहिए। ठीक, कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है ये कब होता है। अब ये कब होता है वाली बात होती है स्टेट पीसीएस में। यूपीएससी ये नहीं करता है कि ये मई 1948 में हुआ, है ना, कि ये नेशनल फ्लैग कब आया था, 19 ये 22 जुलाई ही होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हुई थी, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट के साथ मिला के यूपीएससी नहीं पूछता, तो पता होनी चाहिए चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन इसको रट दो कि इसी डेट पे हुआ, ये नहीं ज़रूरी है। ये यूपी पीसीएस या ये सब पीसीएस वाली चीज़ें में आती है। ठीक है, ये हो गया। अब ये कमिटीज़ वाली बात है, तो इसमें भी ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी यूनियन लिखा होता है, यूनियन वर्ड, वहाँ पे तो नेहरू जी ही हैं। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट,
ठीक है, जहाँ पे प्रोविंशियल लिखा होता है वहाँ पे सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग अंबेडकर, इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एलिमिनेशन में। ठीक है, फिर कुछ माइनर कमिटीज़ भी थी, तो माइनर कमिटीज़ में अगर खाली हमें राजेंद्र प्रसाद का भी पता है तो हमारा काम बन जाएगा। और एक मैंने कैसे याद किया था कि बिजनेस का काम तो मुंशी जी ही देखते हैं हर जगह, तो बस इतना में हो जाता है काम। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लेफ्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हो गया। अब इतना सा बाय एड हॉक कमेटी और ये सब कुछ पढ़ के नहीं जाया जाता है। मतलब यूपीएससी का एग्जाम है, स्टेट पीसीएस होता तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी इन एरियाज पे ध्यान नहीं देता है, वो किसी एक्ट के फीचर्स पे ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, ये हो गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? अम्बेडकर। एक नज़र बाकियों पे मार ली, काम खत्म। ठीक, अब इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो अब ये हुआ थर्ड रीडिंग, सेकंड रीडिंग। ये बॉल बॉय बॉल कमेंट्री कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड रीडिंग कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको ये पता होना चाहिए कि ये ख़त्म कब हो गया था। तो ख़त्म कब हो गया था? 26 नवंबर 1949। इसी को अब करंट से लिंक करके पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी को कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। ठीक है, जब पहली बार बना तो ये पता होना चाहिए कि प्रियम्बल में क्या था। एक प्रियम्बल, 300 और ये 8 शेड्यूल वॉज। अब पूछा जाएगा कि आज के समय, मान लो यूपीएससी के एग्जाम में आया कि आज के समय प्रियम्बल के अलावा इतने आर्टिकल्स, इतने शेड्यूल, वो जो भी होगा वो गलती बनाएगा। क्योंकि आप समझो जिस समय आप पेपर देने बैठोगे उससे एक महीने पहले पेपर बन चुका है, उसके 20 दिन बाद रिजल्ट आएगा। 50 दिन में तो संविधान में अगर कोई संशोधन हो गया तो आर्टिकल या शेड्यूल गलत हो जाएगा ना। तो जब भी करंट डेटा देगा वो इन चीज़ों का, वो गलत ही बनाएगा एग्जामिनर। उसको ऐसा पेपर ही सेट करना होता है कि श्योर शॉट गलत बने। पता है ना आपको, मोदी गवर्नमेंट है, रात को सोए सुबह उठे 370 गायब। तो वही बात है, वो क्वेश्चन पेपर ही वैसा बनाएगा कि अगर डेटा सही बनाना है तो वो वॉश करके बनाएगा। वॉश करके मतलब पहला वाला कि जब संविधान बना तब ये था। करंट डेटा देगा तो मतलब गलती है। ठीक, श्योर शॉट गलत बनाएगा वो एग्जामिनर। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए कि अभी करंट क्या है याद करने जा रहे हैं, कितने आर्टिकल, नहीं पूछने वाला वो। ठीक, पूछेगा तो गलत पूछेगा। इतनी आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। अब ये एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन की बात ही नहीं, छोड़ दो। एक्सपर्ट्स कमेटी में गए तो ठीक है, ऊपर से चेयरमैन का नाम पढ़ लिया, बहुत है, नेहरू जी। क्रिटिसिज्म, अब देखो ये वो चीज़ें जो ऊपर ऊपर से सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स पढ़नी है बस। क्रिटिसिज्म नहीं पूछेगा भाई। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्रिटिसिज्म यूपीएससी पूछ ले पेपर में, हाईली 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 अनलाइकली। मतलब बहुत ही कोई, मतलब कम्युनल लोग जाके बैठ जाएं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म पूछ ही दें, तब जाके वो सिर्फ हेडिंग तक बात आएगी, ये बाल की खाल नहीं निकाली जाएगी। वरना 99.99% ये प्रोबेबिलिटी कि ये क्वेश्चन ही नहीं बन सकता कि क्रिटिसिज्म क्या है। आप समझ रहे हो, उनको तो पूजा जाता है, उसी पे तो आज लड़ाई चलती कि चाहे मोदी जी हो, चाहे एक ही तो मुद्दा जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत है कि संविधान बचाना है। संविधान बचाना है तो जिन्होंने बनाया, क्या आपको लगता है उनका क्रिटिसिज्म पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। तो इसको बस ऊपर ऊपर से बस पढ़ के निकल गए कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं है। वो रीजनिंग इतना तो पढ़ के डेवलप हो ही जाती है कि एग्जाम में बना लोगे। तो ये सब बस ऊपर ऊपर से निकल जाना है। ठीक, हेडिंग, टाइम कंज्यूमिंग, ये वो देख लिया। हिंदी टेक्स्ट ये पढ़ लिया कि शुरू में नहीं था, बाद में अमेंडमेंट करके डाल दिया गया। बस इतना पढ़ना है और इससे एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ भाई, पेपर में अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये होगा कि हाँ शुरू में नहीं था हिंदी टेक्स्ट, बाद में अमेंडमेंट करके ऐसा ऐसा डाला गया है। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये पॉइंट पूछा जाता है। बी एन राव ये लीगल एडवाइज़र हैं। एलिफेंट ये हो गया था सील, काम खत्म। इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक, आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से हमको चीज़ें लेके चलनी। अब नेम ऑफ पार्टी, कितनी सीटें जीती, इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हमको एक रफ आइडिया है कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने जीती, दूसरी मुस्लिम लीग। इसके आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस दो हो गया। इसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है। वुमेन मेंबर्स, अब एक एक कहाँ तक पढ़ोगे, तो वो नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। इस रात की कोई सुबह ही नहीं है। अब 15 हैं तो आपको लगता है यूपीएससी के एग्जाम में 15 की 15 मेंबर्स पढ़ेगा और उसमें कोई गलत, जो होगा वो सही होगा, उसको आपको सही मानना है। ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एक पढ़ते जाओगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए अभी हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं। ये सब कुछ हमारे काम का नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी काम का नहीं आएगा, तो इसको नहीं पढ़ना है। मतलब उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। अब कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखो, अब वेयर ने क्या कहा, ये सब ने क्या कहा, ये सब मेंस की चीज़ें हैं, ये सब प्री में नहीं आएंगी। नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिंपल मतलब होता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट। दूसरी बात, जो रूल्स के हिसाब से चले, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, अपनी विल ना थोपने लगे, अपनी मनमानी ना करने लगे। ठीक है, कुछ भी, बात समझ रहे हो, सब कुछ जो हो रूल्स रेगुलेशंस और नियम के तहत चले, अपनी मनमानी नहीं होनी चाहिए। बस ये बेसिक चीज होती है। अब फंक्शंस क्या है? इट कैन डिक्लेयर, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है ना। लिस्ट इज क्या है? कैन डिक्लेयर, डिफाइन बाउंड्रीज, डिक्लेयर, डिफाइन नेचर। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है फंक्शंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन,
जो उसने दे दिया वो सही। लेकिन अगर आप पीवाईक्यू लगाओगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, तो बार बार एक ही सवाल आपने देखा होगा पूछा जाता है और उसका आंसर होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड मतलब गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट किया जा रहा है। लिमिट कैसे किया जा रहा है? जब उसको डिफाइन कर दिया है। डिफाइन कर दिया मतलब रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न है तो वो अपनी पावर से आगे कुछ नहीं कर सकता, करेगा तो फिर उसको कौन चेक करेगा? जुडिशरी। तो वो कहाँ गया? सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। तो बस इतना ही करके जाना है और कुछ ये सब नहीं पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आप देखते जाओगे, कुछ नया नहीं है। इट कैन डिक्लेयर डिफाइन राइट, तो ये सब तो आपको पता ही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें होती हैं, इसमें नया क्या? ऑफिशियल रिलीजन सब चीजें होती हैं, ठीक है। क्या है? क्वालिटीज ऑफ ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सब वर्ड बाय वर्ड लिख के नहीं जाना है, उसने किसी भी सोर्स से ये उठाया होगा। रियल एग्जाम में 4 सोर्स और आ गई, तो वो वहां पे जो भी वर्ड है, अगर इंग्लिश नहीं समझ में आ रही उसकी हिंदी देखो, उस वर्ड की मेरिट पर डिपेंड करेगा कि वो सही है कि नहीं। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर चीजें तो फिट ही होंगी ना, कि क्लैरिटी तो चाहिए ही। अब अगर नहीं भी पढ़ के गए हो तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अगर क्लैरिटी होनी चाहिए तो इसको क्या काट दोगे? डेफिनेटनेस क्या काट दोगे? कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्या काट दोगे? खुद सोचो बात को। तो ये ऐसी चीजें नहीं कि रट के जानी, ये तो चैप्टर भी पहले नहीं होता था, अभी नया डाल दिया गया। तो ऐसी चीजों को बस मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, गो थ्रू करना है। पहले ये लक्ष्मीकांत में होता भी नहीं था, ये नया चैप्टर डाला गया है। अब क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग टाइप्स के इवॉल्व इनेक्टेड। भाई मतलब इस वही मैं कह रहा हूँ, इस रात की कोई सुबह नहीं। हाँ, रिटर्न भी होगा, अनरिटन भी होगा। अंदर घुस घुस के नहीं पढ़ना है। पता है हमें एक लाइन में कि ब्रिटेन में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारे यहाँ है, बस बात खत्म हो गई। फेडरल है, यूनिटरी है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल, ये सब आगे सुनने में आएगा। तो इस चैप्टर को आप देख रहे होगे कि कुछ भी जैसा पढ़ने जैसा नहीं है, जबकि पीछे हम देख रहे थे लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट थी। तो ये चीजें समझ में आती हैं जब आप पीवाईक्यू कर लेते हो। बेसिक चीज क्या है? जब भी वो पूछेगा कि किसी नेशन को, टेरिटरी को डिफाइन करो, तो हमें ये ध्यान में रखना है, जहां सोवरेनिटी वाली बात है यूपीएससी उसी की तरफ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात है तो जहां पे गवर्नमेंट की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लिमिट किया जाए, बस उस तरफ जाता है। उतने में काम हो जाएगा। अब मीनिंग से लेके डेफिनेशन उतना आपके अंदर खुद ही डेवलप हो चुका है, इतना पढ़ पढ़ के। और फिर ये सारी चीजें मेंस के लिए होती हैं, हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते चले जाना है, कुछ भी नहीं करना है ये सब एलिमेंट्स। अब देखो वही बात जो मैं कह रहा था इतनी देर से, सबसे ज्यादा यूपीएससी का जोर किस पे होता है? सोवरेनिटी पे ध्यान देना है, फिर रूल ऑफ लॉ, फिर सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट, बस यही सब बातें हैं। ये मैं कहूंगा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट है। ये पढ़ लिया तो इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन पीवाईक्यू नॉलेज जो हमने डिराइव किए, मतलब रिवीजन किया जाता है। अब एक दो चैप्टर और भी कर ही लेते हैं। जैसे कि अभी क्या फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो अब इसमें अंदर पूरा घुस घुस के नहीं करना है हमें कि यहाँ पे तो ये था। इतना अगर हमने कर लिया है, बस देखो फैक्ट भी कैसे पढ़ा जाता है ये भी समझ लो, ठीक है। देखना जरा, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ए प्रेम्बल, इतने पार्ट्स, इतने शेड्यूल्स, बस बात खत्म। अब ये जो प्रेजेंटली वाली लाइन है ये ना पढ़नी है ना याद करनी है, क्योंकि जब आप पेपर दे रहे हो, जब से सेट हुआ और जब चेक होगा, तब में 50 दिन है, 50 दिन में चीजें चेंज हो सकती हैं। तो यूपीएससी के एग्जामिनर उस डेटा को श्योर शॉर्ट गलत ही बनाएगा, तो वो रटना भी नहीं है। तो बस इतना ही रटना है, इसीलिए ये चीजें इतने बार बार मैं जोर दे के बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें जो चीज हेडिंग में दी है बस सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है कि लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, बस इतना फैक्ट पता चल गया। आगे नहीं जाना है उसके अंदर, आगे बढ़ जाना है बस हमें। आगे आओ, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, हाँ पता ही है कि फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया है, तो बस काम खत्म। ब्लेंड ऑफ, ये सब बस ऊपर से, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल, यूनिटरी, सब हमें पता है कि हमारे यहाँ तो इमरजेंसी भी है, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, तो ये सब तो है ही। अंदर नहीं जाना है उसमें। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बार बार जो पूछी जाती है वो ये है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। यही लाइन पूछी जाती है, यही लाइन पता होनी चाहिए, लेकिन ये आगे भी है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं, तो अंदर घुस के नहीं देखना है। इतनी चीजें जो दी हैं, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री जुडिशियल, अच्छी अच्छी बातें ऊपर से पढ़ा, आगे निकल गए। हमारे यहाँ हाँ इंडिपेंडेंट भी है, इंटीग्रेटेड भी है, बात हो गई खत्म। ज्यादातर तो इंटीग्रेटेड ही है। इंटीग्रेटेड मतलब सुप्रीम कोर्ट पापा है और नीचे वालों को दिक्कत दे देते हैं कि यही करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको गो थ्रू करना है। फंडामेंटल राइट, अब ये चीजें फंडामेंटल राइट्स में आएंगी ही आएंगी, सेम ही चीजें रिपीट होने वाली हैं कि 14 to 18 ये है, 19 to 22, और इन पे सवाल बनता है। तो अब इसको यहाँ पढ़ो या वहाँ पढ़ो, तो एक साथ फंडामेंटल राइट में ही पढ़ लेना। वही मैं कह रहा हूँ, जो चीजें दी हैं इस चैप्टर में कुछ भी ज्यादा काम की नहीं है, बस ऊपर ऊपर से हेडिंग पढ़ा कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जहाँ ये सब चीजें होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटी होती हैं, ये होता है, सेकुलर स्टेट होता है। सेकुलर, अब देखो
सेकुलर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे किसी एक रिलीजन का फेवर ना हो, इंडिया की डेफिनेशन। सपोर्ट भले ही सारे रिलीजन्स का कर दो, तो जितने भी फंडामेंटल राइट है वो सभी सेकुलरिज्म के एम्बेट में आएंगे। क्या 14, क्या 15, यहाँ पे तो उसने कुछ छोड़ भी दिए होंगे, 14, 15, 16 या क्या 17 सेकुलर नहीं है। अनटचेबिलिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं कर रहे तो सेकुलरिज्म ही तो है। अगर अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते तो मतलब कि एक तरीके से एलिटिस्ट भावनाओं को हम लोग समर्थन कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं तो मतलब सेक्युलर ही तो है, तो क्या वो नहीं होगा? बात समझ रहे हो? वही चीज आर्टिकल 18 टाइटल्स को अबॉलिश कर रहे हैं, टाइटल यूज नहीं होना, तो वो भी सेक्युलरिज्म है। बात समझ रहे हो? तो एक तरीके का वो तो तुम सोचो ना, तुम्हारी सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है। तो ये इतने ओपन एंडेड चीज है, रटना नहीं कि यही आर्टिकल है यही आर्टिकल। 17, 18 भी सही हो जाएगा भाई वहां पे तो जाके, ठीक है। वही बात है, यूनिवर्सल, ये सारी चीजें एक लाइन में ही पता होनी चाहिए। सिंगल सिटीजनशिप, कोई और स्कॉलर आएगा ना, एक तो ये कोई साइंस नहीं है कि यही 3 फैक्टर हैं, W इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू mg और ऐसे। वो डिपेंड करता है कि किसने क्या रीजनिंग दी है, कि वो उसकी परिभाषा में कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं। बात समझ रहे हो? तो अब जॉन लॉक हुए, J.S. मिल हुए, वो डिपेंड करता है कि किसने क्या कल्पना की है। तो उस इस चैप्टर में एज सच बहुत ज्यादा चीजें कुछ समझने जैसी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आप एनीवे आगे पढ़ने ही वाले हो। फिर वही बात आई, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म भी एक लाइन में पढ़ना है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, अन इंडियन और एंटी इंडियन है, कार्बन कॉपी ऑफ 19, बस इतना करके हमको खत्म कर देना है। तो आपको क्या समझ में आया? जैसे पहले और दूसरे चैप्टर में लगभग लगभग सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो यहाँ पे सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये जितने पार्ट्स दे रखे हैं, सॉरी, ये जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं ये सबको रट के जाना है। पार्ट 1 में क्या है ये नहीं, आर्टिकल्स नहीं रटने। पार्ट 1 में क्या मैटर है, 2 में क्या है, जितने भी पार्ट्स हैं ऊपर से लेके नीचे तक सब के सब इंपॉर्टेंट है। ये टेबल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये टेबल। फिर इसके अलावा नीचे दे रखा होगा, ये तो पार्ट्स हो गए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उतना नहीं पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की टेंशन मत लीजिए आप। डील्स विद ये वो शेड्यूल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन। क्या बताया, पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। शेड्यूल्स हो गया, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट उठ के, इसलिए बता रहा हूँ। अब क्या चीज कहाँ से बोरो की गई है, बार 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 आता है, तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे अब मुझे पता है ये वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी ली है, तो इमरजेंसी में ऐसे याद रखता हूँ, वहाँ तो हिटलर है, तो भाई हिटलर तो जब देखो इमरजेंसी लगाता रहता, तो कहाँ से लेंगे, जर्मनी, हम लोग हिट वहीं से लिया होगा, जर्मनी से ही। तो अपने टोटके बिठाने पड़ते हैं याद करने के लिए, ठीक है। तो वही तरीका है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर की, जो हमें अच्छे से करके जानी है। और बस प्रियम्बल करके आज के वीडियो को खत्म करते हैं। अब देखो, एक बात समझ लो पढ़ना क्या होता है। जैसे कि 42nd अमेंडमेंट करके 1976 आया, तो हमें पता होना चाहिए, और 3 वर्ड ऐड हुए थे, SSI। SSI में क्या था, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी। 3 वर्ड ऐड हुए थे, SSI, ठीक, या ISS, या जो भी आपको याद रखना, इंडियन स्पेस स्टेशन होता है ना, जो भी एक्रोनिम समझ में आए। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है ये भी समझ लो। ये जो पूरा बॉक्स है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेके सब कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन ये डेट तक बच्चा गलत कर देता है, और ये डेट यूपीएससी ने पूछ रखी है कि जो प्रियम्बल के टेक्स्ट में कौन सी डेट लिखी, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो 26 नवंबर 1949 एज इट इज पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या पूछी जाती है ये भी बता दूं क्यों इंपॉर्टेंट है। अब वो पूछेगा कि ये जो जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये हमने कहाँ से डिराइव किया है। तो हमें पता होना चाहिए कि जस्टिस, न्याय तो हमारे साथ आज तक सिर्फ रशिया नहीं किया है, वही यूएस वाली जो वॉर हुई थी। तो याद रखना है कि न्याय तो हमारे साथ रशिया नहीं किया है। अब लिबर्टी, तो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी तो कहाँ चला था, फ्रांस में चला था। तो जहाँ पे भी लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी आएगा, तो इसमें हमें क्या डालना है कि ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। बाकी एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है कि कुछ और है, ये सब पूछा जाता है। ये बक्सा पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है कि कब अडॉप्ट हुआ है ये, डेट ऑफ अडॉप्शन 1949। इसके अलावा अब हमको ये पता होना चाहिए कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, बस ये है नेचर ऑफ, ठीक, काम खत्म। अब जो इसके अंदर के कीवर्ड्स हैं, सॉवरेन और ये सब, इनको घुस घुस के नहीं पढ़ना है। हमें सॉवरेन पता है, बस बात खत्म, इसमें अंदर नहीं जाना है। सोशलिस्ट हमें पता है 42nd अमेंडमेंट से आया। अब जब हमें इतना पता है, तो इसके बाद इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं, वहाँ बेसिक कॉमन सेंस से बन जाएगा। अब ये बाकी चीजें हमारे काम की नहीं है। सेम चीज सेकुलर में, सेकुलर हमें पता है 42nd अमेंडमेंट से आया।
इतना पता है, अब अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बाकी सेम चीज़ों में भी सेम चीज़, डेमोक्रेटिक में बस ये पता होना चाहिए कि 4 कीवर्ड्स होते हैं, तो इसीलिए उसने ब्लैक से किया कि पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिप्रेजेंट द डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स ऑफ ए नेशन, तो ये चारों, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से काम किया जाता है चैप्टर बाय चैप्टर, कहीं सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कहीं कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रिपब्लिक तो बस बात खत्म हो गई, मोनार्की और रिपब्लिक दो ही कैटेगरी होती है, हमारा क्या है, रिपब्लिक, मोनार्की कहाँ है बता देना है कि वहाँ है ब्रिटेन में, लंदन में, ठीक है, बात खत्म हो गई। जस्टिस तो जैसा कि मैंने बताया, जस्टिस न्याय तो हमारे साथ किसने किया है, रशिया ने ही किया है, काम खत्म हो गया। वही चीज़ है कि लिबर्टी पढ़ ली, वही चीज़ है कि इक्वालिटी पढ़ ली, पता ही है कि कहाँ से आया, तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं। फ्रेटर्निटी भी वही भाईचारा, ठीक। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल में आए, अब देखो कि हम मुंशी क्या कह रहे हैं, हमारे काम का नहीं। पंडित ठाकुरदास भार्गव क्या कह रहे हैं, ये सब हमारे कुछ काम का नहीं। हमारे काम का क्या है कि इसके अमेंडमेंट वाली चीज़ें जो यूपीएससी पूछता है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो बेरूबारी यूनियन केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रियम्बल पार्ट ही नहीं है। फिर केशवानंद भारती में बोला कि हाँ भाई पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है, और अमेंड भी कर सकते हैं। एलआईसी में बोल दिया कि इंटीग्रल पार्ट है, कहीं लिखा होगा इंटीग्रल पार्ट है। तो बस पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट है, फाइनल जजमेंट यही है कि पार्ट है या इंटीग्रल पार्ट है, और अमेंड भी किया जा सकता है। अब एक और बात पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्रियम्बल कोई सोर्स भी नहीं है, प्रोहिबिशन भी नहीं है, ठीक। और अब एक चीज़ और पूछी जाती है कि प्रियम्बल जो है खुद अपने आप में कोई चीज़, मतलब खुद अपने आप में लागू नहीं किया जा सकता है, वो लागू हो रहा है कि नहीं, वो अपने आप दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर फंडामेंटल राइट्स लागू हो रहे हैं तो हाँ भाई प्रियम्बल की जो मूल भावना है, स्पिरिट लागू हो रहा है। एक इस टाइप का रैंडम स्टेटमेंट आता है, तो वो पीवाईक्यू पढ़ के पता चलेगा। तो ये देखो हमने इतने सारे चैप्टर्स को गो थ्रू जल्दी जल्दी किया है, इससे आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से रिवीजन किया जाता है। रिवीजन करने में चैप्टर्स की क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या चीज़ याद करनी होती है, क्या चीज़ हाईलाइट करनी होती है, क्या चीज़ गो थ्रू कर देनी होती है। बस दिमाग में बिठाना होता है, उन्हें हाईलाइट नहीं करना होता है। अब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं उनमें कुछ चीज़ें हमको याद नहीं रहती फैक्ट, तो बस उनको ही हमें हाईलाइट करना होता है बुक में। अगर आप पीडीएफ में पढ़ रहे हैं तो और भी अच्छा हो जाता है। तो हाईलाइट अंत में उतना ही किया जाता है जो हमें याद नहीं रह रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो तब आएगा जब आपकी 2 से 3 रीडिंग हो चुकी होंगी, पीवाईक्यूज कर चुके होगे, तब जब फाइनल रीडिंग कर रहे होगे, तब जो मार्क करोगे बुक में वो होगा आपका कंक्लूसिव और फाइनल रिवीजन, ठीक है। तो आज हमने ये 5 चैप्टर तक देख लिया है। आई होप आपको यहाँ तक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आपको एक आइडियल वे होता है रिवीजन करने का। नेक्स्ट बार जब हम मिलेंगे तो ये यूनिट से, ये जो चैप्टर 6 है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यहाँ से लेके पूरा यूनिट 1 ही कवर करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट को इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से आइडिया लग जाए कि एक आइडियल वे क्या होता है रिवीजन का। एक एक लाइन, एक एक वर्ड हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ चैप्टर में तो एक लाइन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ चैप्टर ऐसा होता है कि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी शुरू में बता ही दिए थे मैंने, ठीक है। तो आप खुद ही देख रहे हो कुछ चैप्टर तो इन्होंने ज़बरदस्ती ऐड कर दिए हैं, बट आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो बस अब अगली बार मिलेंगे। आज तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।